हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में जो भी हम लोगों ने बात करी है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज लास्ट टॉपिक करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन स्टार्ट करते हैं। कोरोजन क्या होता है? किसी भी मटेरियल को डिकेइंग होने लगती है एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, तो वो कोरोजन होता है। ठीक है, तो कोरोजन का फर्स्ट जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एनवायरमेंट में जो भी चीज है वो हम डिके होते देखते हैं। ठीक है, तो जब नेचुरल प्रोसेस है तो ये सबके साथ हो रही होगी। ठीक है, दिस लीड्स टू डिके ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का डिके की ओर बढ़ता है, या कह सकते हैं कि अगर कोरोजन हो रहा हो हो रहा होगा तो उसकी वजह से मटेरियल का डिके हो रहा होगा, क्षय हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा। यूजुअली मेटल्स ड्यू टू केमिकल्स, क्या हो रहा होगा? जो मटेरियल का नुकसान हो रहा होगा उसमें जनरली हम मेटल्स देख रहे होंगे, और मेटल्स में क्या हो रहा होगा? केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। ठीक है, सारी रिएक्शन की बात करेंगे, कैसे क्या हो रहा है विद द एनवायरमेंट। कहाँ? एनवायरमेंट में। पहला, कोरोजन नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस मतलब एनवायरमेंट में कोई भी चीज है वो सारी क्षय हो रही है, किसी ना किसी वजह से कम हो रही है। ठीक है, या फिर खराब हो रही है। तो कोरोजन की वजह से डिके ऑफ मटेरियल होता है। मटेरियल में जनरली हम यहाँ पे जिसकी बात करेंगे वो होंगे मेटल। यहाँ पे जो मेटल होंगे वो केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, विथ एनवायरमेंट। ठीक है, कोरोजन रिजल्ट्स रस्ट। कोरोजन की वजह से रस्ट हो रहा होगा, टार्निश हो रहा होगा, मतलब कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, वीकनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का वीकनिंग हो रही होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रस्टिंग की बात करेंगे। रस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल प्रोसेस समझ में आ गया। इसकी वजह से मटेरियल खराब हो रहा होगा या कोरोड हो रहा होगा। ठीक है, कोरोजन वर्ड के से एक वर्ड और लिखेंगे, डिकेइंग ऑफ मटेरियल की जगह मटेरियल कोरोडेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट से रिएक्शन हो रही होंगी, जो भी होगा एनवायरमेंट की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, अब हम कोरोजन की बात कर रहे थे। कोरोजन में क्या क्या देखने को मिल सकता है? हमें रस्ट देखने को मिल सकता है, टार्निश देखने को मिल सकता है, वीकनिंग ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब रस्ट बेसिकली किस में दिख रहा होता है? आयरन में। आयरन में क्या हो रही होगी? रस्टिंग हो रही होगी। रस्टिंग मतलब जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? अभी कॉपर को हटा देते हैं यहाँ से, कॉपर को यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम केवल आयरन की बात करेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा? आयरन जो है वो ऑक्सीजन से, जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे, और मॉइस्चर, जो एनवायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे प्रभावित हो जाएगा, उससे इफेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको ऑक्साइड्स ऑफ आयरन मिलेंगे। ऑक्साइड ऑफ आयरन बन जाएगा, जो रस्टिंग कहलाता है। ठीक है, या आयरन ऑक्साइड लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब प्रॉपर अगर रिएक्शन लिखनी होगी तो Fe+O2+H2O लिख देंगे, या फिर हम क्या करेंगे? केवल H2O लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें आयरन मिला, आयरन के साथ O2 था, O2 के साथ क्या मिल गया हमको? वाटर मिल गया, मॉइस्चर मिल गया। तो आयरन ब्रेक हो गया। आयरन ऑलरेडी ये किस में ब्रेक हो जाएगा? ये Fe
2++2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब ब्रेक हो जाएगा Fe2++2 इलेक्ट्रॉन में, ये वाला आयरन, इसको साइड में लिखते हैं, 1 मिनट। Fe जो है, Fe2++2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। अब ये Fe2+ इजिली रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, तो हमें क्या मिलेगा यहां से जो पहली रिएक्शन मिलेगी वो हमें मिलेगी Fe2+OH-, ठीक है, Fe2++OH-, ठीक है। अब ये फर्दर रिएक्शन करेगी तो हमें क्या मिलेगा, FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस। अब फर्दर रिएक्शन करके हमको जो रंग का फॉर्म है, जो ब्राउन और रेड कलर का होता है, वो मिलेगा। क्या होगा, Fe2O3, इसको लिखेंगे Fe2O3, और उसमें X मोल्स होंगे किसके, वाटर को, और यही क्या होगी, रस्ट होगी आयरन के ऊपर, जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोगों ने समझ लिया था। पहले क्या था कि आयरन जो है हमारा ब्रेक हो रहा है Fe2+2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब जब ब्रेक हो चुका है, इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो क्या मतलब हो गया है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर आयरन के साथ क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। वाटर मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद लास्ट में जो हमको मिला, O3 मिला, Fe2O3 मिला, मतलब ऑक्सीजन जो है आयरन के साथ मिल चुकी है। तो पहले हमें आयरन हाइड्रोक्साइड मिला, फिर आयरन ऑक्साइड मिला। तो यही है रस्ट की रिएक्शन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेसिकली रस्ट को इसको नोट कर लिया होगा, होप सो। रस्ट की आगे बात करते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं जिसकी वजह से रस्ट होती है या फिर जंग लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। नोट कर लिया, इसको रब करें। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारी रस्टिंग हो रही है या जंग लग रही है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, वहां पे क्या बन रहा है, Fe जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास FeOH होल ट्वाइस मिल रहा है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ही Fe2++2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब जो आयरन हाइड्रोक्साइड है, वो हमारा आयरन हाइड्रोक्साइड कहाँ क्या बना रहा है, Fe2O3 इंटू, या फिर यहाँ पे डॉट लिखेंगे, XH2, X मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे लग चुके हैं। ये है हमारा रस्ट जो आयरन के ऊपर बन गई है। अब ये रस्ट क्या कर रही है, वीकनिंग ऑफ आयरन रॉड या बार, जो भी है आयरन मटेरियल। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को समझना है वो है कि और कौन से फैक्टर हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन है, हाँ ठीक बात है, लेकिन और क्या होगा एनवायरमेंट में जो हमारे आयरन को रस्ट करने के लिए मजबूर कर देगा, रस्टिंग करने के लिए मजबूर कर देगा, या फिर कह सकते हैं फैक्टर्स इंक्रीज द रस्टिंग प्रोसेस। रस्टिंग प्रोसेस को कैसे, कौन से फैक्टर्स है जो इंक्रीज कर देंगे, तो पहला तो मॉइस्चर है। ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा रिएक्शन तो होने लगेगा, ठीक है, लेकिन पहला जो हमारा कारण है वो मॉइस्चर ही है, जिसकी वजह से ज्यादा मॉइस्चर होगा ज्यादा जंग लगेगी, कम मॉइस्चर होगा कम जंग लगेगी। ठीक है, सेकेंड है एसिड। एसिड
ठीक है, या एसिडिटी, जो भी हमारा आसपास एरिया है वहां पे कैसा एनवायरनमेंट है, ठीक है, वैसा। तो अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है तो एनहेंस करेगा आयंस का रिमूव होना, ठीक है। एसिडिटी मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट, मॉइस्चर की बात कर ली है ये, ठीक है, इसमें और लिखना हो तो लिख सकते हैं मॉइस्चर, मोर द मॉइस्चर रस्टिंग विल इंक्रीज। अब यहाँ पे बात करें एसिडिक एनवायरनमेंट इंक्रीज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा तेजी से ये इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतनी ज्यादा तेजी से रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो हम लोग जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, उन्होंने भी देखा होगा जिनके घरों में सॉल्टी वाटर आता है, मतलब जो पानी का खारापन होता है या पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, वहां सब जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, सॉल्ट वाटर या सॉल्ट, सॉल्ट की प्रेजेंस क्या करेगी, ये भी एक्सेलरेट करेगी प्रोसेस ऑफ कोरेजन, ठीक है। सॉल्टी वाटर इंक्रीज कोरोजन। तो जैसे हम लोगों ने देखा होगा शिप्स, शिप्स या बंदरगाह या कोर्टयार्ड वगैरह, कोर्टयार्ड कह रहा है, बंदरगाह वगैरह होते हैं, वहां पे क्या होता है, जो साइड में बैरिकेटिंग लगी होती हैं या फिर बड़ी बड़ी जंजीरें लगी होती हैं, सब में रस्ट लगी होती है, या फिर जो जो लोग नेवी से रिलेटेड काम करते हैं, समुद्र से रिलेटेड काम करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं या फिर नेवी में होते हैं, तो उन लोग जनरली देखते हैं कि वहाँ शिप के अंदर भी डैमेजिंग होती रहती है, रिपेयरिंग होती रहती है। वैसे ही जो नाव लेके समुद्र में उतरते हैं उनका भी ऐसा ही हाल रहता है कि उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है जिसकी वजह से उनकी नाव खराब होती रहती है या स्टीमर खराब होती रहती है। घरों में अगर सॉल्टी वाटर आ रहा है तो आपकी जो बकेट है, अगर वो अ, वैसी है ना, लोहे की आयरन बकेट है, तो वो खराब ही होगी। इसलिए अब क्या कर दिया गया है कि वाटर तो सॉल्टी लगभग सभी जगह आता है, बहुत कम जगह है जहाँ नहीं आ रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, हम लोग प्लास्टिक बोतल प्लास्टिक बोतल या प्लास्टिक बकेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, टब वगैरह। तो ये हो गया फैक्टर्स जिसकी वजह से रस्टिंग जो है इंक्रीज कर जाती है। अब इस रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट देते हैं। अगर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग की बात करें तो पहला जो हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, वो है गैल्वेनाइजेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक, ठीक है, कोटिंग आयरन मटेरियल विथ जिंक, जिंक से आयरन मटेरियल को कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रस्टिंग है वो नहीं होती है। सेकंड जो हम लोग देखेंगे, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सारी चीजें देखेंगे। थर्ड जो हमारा है वो है, ये भी एक तरह से कोटिंग है, कोटिंग ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो एक ऐसा मटेरियल आयरन के ऊपर लगा दिया जाएगा जो खुद को सेक्रीफाइस करेगा, तो इसको सेक्रीफाइजल मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन के ऊपर कोई ऐसा मटेरियल लगा दिया जाएगा जो खुद को सेक्रीफाइस कर लेगा, मतलब खुद खत्म हो जाएगा लेकिन आयरन को बचा लेगा, ठीक है। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है यूजिंग सेक्रीफिशियल एनोड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन।
लिख लेते हैं यूजिंग sacrificial material to prevent ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है मेनली, जिसकी वजह से रस्ट बन जा रहे हैं। ये हमारा कोरोजन यहाँ पे फिनिश हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सॉरी प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फूड। मतलब जो हमारा खाना है वो डिग्रेड हो जाता है, वो खराब होने लगता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस वेयर, ये ऐसा प्रोसेस है जहां पे फैट एंड ऑयल्स ऑफ फूड गेट ऑक्सीडाइज। क्या हो जाते हैं? यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, लीडिंग टू अनप्लीजेंट ओडर एंड फ्लेवर। मतलब जो हमारा खाना बना हुआ है वो खाने को ये लोग क्या करते हैं? खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इसके अंदर ऑयल है वो ऑयल या फैट जो भी हमने डाला है वो क्या हो जाता है? अनप्लीजेंट स्मेल करने लगता है या उसका फ्लेवर खराब हो जाता है। जैसा एक्चुअल में खाने का फ्लेवर होना चाहिए वैसा नहीं रहता है, खराब हो जाता है। ठीक है, डिके हो जाता है। इट अकर्स व्हेन फैटी एसिड, मेनली हमने क्या फैटी एसिड मिला रखा, फैटी एसिड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यहाँ पे भी वहां क्या हो रहा था? कोरोजन में मेटल रिएक्ट विथ मॉइस्चर और एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, रस्टिंग की बात हमने करी थी, कॉपर की बात अभी नहीं करी क्योंकि कॉपर के ऊपर एक लेयर बन जाती है, उसकी बात हम करेंगे। पहले हम रेंसिडिटी की बात कर देते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी में हमारा जो फूड मटेरियल है वो खराब होता है। कैसे खराब होता है? अगर हम अपना खाना खुला रख देते हैं, अगर हम अपने खाने में बहुत ज्यादा ऑयल यूज कर रहे हैं, या फिर ऑयल यूज करने के बाद उसको खुला छोड़ दे रहे हैं, या फिर उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है और उस मॉइस्चर को हम लोगों ने अच्छे से निकाला नहीं है, या अधपका खाना है जिसको हम बाहर रख रहे हैं और बाहर रखने की वजह से वो कोरोड हो जा रहा है या खराब हो जा रहा है और क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज हो सकते हैं। कोरोड मेटल के लिए यूज करेंगे, डिग्रेड या फिर फाउल स्मेल वगैरह रेंसिडिटी के लिए यूज करेंगे, रेंसिडिटी खाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इट अकर्स व्हेन फैटी एसिड, फैटी एसिड फैट्स हमने मिलाए हैं, फैट्स में क्या होगा? फैटी एसिड वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जो एनवायरमेंट में मिल रही है, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा वो भी एनवायरमेंट में मिल रहा है, बैक्टीरिया से रिएक्ट करेगा वो भी एनवायरमेंट में मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी कोरोजन होगा वो भी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो रहा है, रेंसिडिटी हो रही है वो भी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो रही है। वहां पे भी ऑक्सीजन मॉइस्चर रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ साथ बैक्टीरिया भी हमारे खाने को इफेक्ट करेंगे। अब रेंसिडिटी की बात हुई तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे? कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं, कुछ सिंथेटिक प्रोसेस होते हैं। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं, जैसे हम क्या करेंगे? नेचुरल प्रोसेस में सॉल्ट मिक्स कर देते हैं, विनेगर मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे पिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं। पहले क्या होता था? पूरे साल भर, मतलब क्या ना, 12 महीने सब्जियां प्रॉपर नहीं मिलती थी, या फिर दूर दराज इलाकों में सब्जियां नहीं मिलती थी, तो वहां अलग अलग तरह के चटनी या फिर अलग अलग तरह के सॉसेस या अलग अलग तरह के पिकल्स बनाए जाते हैं। तो जब अलग अलग तरह के पिकल्स, सॉसेस और जैम्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उनका सबका प्रोसेस एक ही है, उनको बनाना है। उनमें अगर ऑयल पड़ रहा है तो पहली चीज उनका सबका मॉइस्चर निकालना है, मॉइस्चर निकालने के बाद उनको और ड्राई करना है, फिर उनको उनमें फैट्स मिलाने हैं, फैट्स मिलाने के बाद उस फैट को सिक्योर करने के लिए हमने उसमें विनेगर भी मिलाया है, सॉल्ट भी मिलाया है, कभी कभी शुगर भी मिलाते हैं क्योंकि जैम्स वगैरह में शुगर पड़ता है। ठीक है, अगर सिंथेटिक प्रोसेस की बात करें तो हम वहां पे क्या मिलाएंगे? वहां पे हम BHT लिखेंगे, BHT। BHT क्या है? BHT सिंथेटिक में आ जाता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिला हाइड्रोक्सीटोलिन। ठीक है, हाइड्रोक्सीटोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। नीचे का दिख रहा है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं,
यहाँ पे लिखते हैं BHT क्या है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, ये मिक्स करते हैं ज्यादातर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो बहुत दिनों तक हम रख सकते हैं। दूसरा हम यूज करेंगे BHA। ये भी क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ मिल सकता है, BHT BHA लिखा होता है। कोई भी आप पैकेज्ड फूड ले, कोई भी पैकेज मटेरियल लें, खाने लायक हो, जो खाने वाली हो या स्टोर करके रखी गई हो, सब में BHT BHA लगा होता है। प्रिजर्वेटिव लिखा होता है, वो जो होता है प्रिजर्वेटिव वो यही है, BHT BHA। ठीक है, यही गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा पहला नेचुरल प्रोसेस या सिंथेटिक प्रोसेस, सॉल्ट मिलाएंगे, विनेगर मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद BHA मिला सकते हैं, BHT मिला सकते हैं। अगर हमको 1-2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे के लिए रखना है तो हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं, अपनी फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे, उसकी एयर पूरी निकाल देंगे और उसको हम वैक्यूम में रखेंगे। तो जल्दी, अगर एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो जल्दी हमारा वॉट सॉरी जो फूड है वो रेंसिड नहीं करेगा। ठीक है, उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। और एयर, या फिर वैक्यूम में या एयर टाइट कंटेनर कर सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेट, एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर उसका वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, हम उसको क्या कर सकते हैं, डार्क स्टोरेज कर सकते हैं। डार्क स्टोरेज मतलब हम उसको धूप नहीं लगने देंगे, मतलब खुले में नहीं रखेंगे, लाइट में नहीं रखेंगे, क्योंकि कभी कभी लाइट से भी रिएक्ट हो जाता है, तो हम लोग अंधेरे कमरों में रखते हैं। ठीक है, पहले जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं या फिर गांव में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि कुछ चीजें हैं, जैसे अचार वगैरह हैं, वो हमेशा ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं जा रही होती है। ठीक है, वो जब चाहिए होता है तो उसको अलग बर्तन में निकालते हैं, वो उसमें भी थोड़ा सा स्टोरेज रहता है, हफ्ते भर का, 15 दिन का। फिर जब वो खत्म हो जाता है तो फिर अंदर से फिर बड़े बर्तन में जो भी रखा होता है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी अपना के हम बहुत दिनों तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं अपना खाना। ठीक है, तो ये रहा रेसिडिटी, और ये हो गया है चैप्टर फिनिश। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। हाँ, अब एक और स्टोरिंग मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फ्लशिंग। ठीक है, उसको लिख लेते हैं, इसको रब करके, नाइट्रोजन फ्लशिंग क्या होता है वो। आजकल जितने भी फूड मटेरियल आ रहे हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस भर भर के यूज कर रहे हैं। क्यों? नाइट्रोजन क्या है, ये केमिकल फ्री कहने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं ये रिएक्ट नहीं कर रही होती है, फूड मटेरियल से रिएक्ट नहीं करी होगी, जिसकी वजह से पेरोक्साइड नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एडिंग नाइट्रोजन गैस इन पैकेजिंग ऑफ, इन पैक्ड फूड लिख सकते हैं, इन पैक्ड फूड। ठीक है, पैक्ड फूड में हमने नाइट्रोजन मिक्स कर दिया। इट प्रिवेंट, मतलब ये एक तरह से पेरोक्साइड नहीं बना रहा है, तो लिख सकते हैं इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल पेरोक्साइड। इट प्रिवेंट्स द
फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल पर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंसिडिटी खत्म। कोई भी फूड मटेरियल है उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए यूज कर रहे हैं, वो ठंडी होती है। ठीक है, हमारे रेफ्रिजरेटर में भी नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। ठीक है, ठंडी होती है तो वो क्या कर रही होती है, टेम्परेचर डाउन रखती है। दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा दिनों तक जो खाने वाली चीजें हैं उसको प्रिजर्व करके रख लेती है, और वहां पे कुछ और एसिड्स नहीं बन रहे होते। जैसे हमें पता है कि हमारे खाने में ज्यादातर हम ऑयली चीजें खा रहे हैं या ड्राइड चीजें खा रहे हैं। ठीक है, तो ऑयली में क्या है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड में ऑक्सीजन मिल गया तो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रेंसिडिटी होगी होगी, फाउल स्मेल आएगी आएगी। ठीक है, अगर हमने कुछ ड्राई रखा है तो उसमें अगर कहीं से ऑक्सीजन मिल गया या कहीं से मॉइस्चर आ गया, ठीक है, तो वो भी ऐसा ही कुछ ना कुछ असर करेगी। और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम रखने पैकेट में रहने के बाद वो कुछ, मतलब जब हम लोगों ने, जैसे ब्रेड है, ब्रेड को पैक किया, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले, ठीक है, तो हो सकता है वो लॉन्ग टाइम बाद वो प्रिजर्वेटिव चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ऐसा बहुत जगह देखा गया है। ठीक है, बट नाइट्रोजन ऐसा है, 2-3 महीने 4 महीने हम रख सकते हैं और वो कन्वर्ट होके परऑक्साइड्स या डेरिवेटिव नहीं बना रहे होते, या डेरिवेटिव मटेरियल कुछ और एसिड वगैरह नहीं बना रहा हो, जिसकी वजह से हमको हो सकता है वो खाना प्रिजर्व हो, बहुत दिन से अच्छा हो, उसमें कोई स्मेल ना आ रही हो, लेकिन जो उसके अंदर बन जा रहा है दूसरे प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करने से की वजह से वो नाइट्रोजन में नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई भी परऑक्साइड नहीं बन रहा होगा अलग से। ठीक है, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसलिए जो भी आप पैक्ड फूड खाते हैं, पहली चीज तो पैक्ड फूड खाइए नहीं, फ्रेश ही खाइए। अगर पैक्ड फूड खा रहे हैं तो देखिए उसमें प्रिजर्वेटिव कैसा पड़ा है। ठीक है, और फ्रेश ही खाइए, महीना 15 दिन का, उससे पुराना नहीं खाइए, वो ज्यादा अच्छा है। तो हमारा रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों खत्म हो चुका है, सॉरी, रेंसिडिटी एंड कोरोजन दोनों खत्म हो चुका है। नोट कर लीजिए। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कॉपर के ऊपर जो ग्रीन लेयर बन जाती है। ठीक है, कॉपर के ऊपर जो ग्रीन या प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो बन जाती है कोरोजन की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, जिसको वो इनर कॉपर को बचा के रखती है, फर्स्ट लेयर को क्या करती है, अपने कुर्बान कर देती है, ऐसा कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये वाला 2-3 लाइन का होगा, वो हम फिनिश करेंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन, जितने भी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हैं, वो सारे हम करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी नया पढ़ना है उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।